अस्सलाम वालेकुम दिस इज स्टैन एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जीएलपी। और ये आपका एचएनडी 40 एफएसटी 401 जो पब्लिक न्यूट्रिशन है उसका कोर्स है आपका, ठीक है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के कौन सी अच्छी ऐसी प्रैक्टिस जो लेबोरेटरी के अंदर काम करने के लिए जो है ना वो लाजिम होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा आसान करके बहुत सिंप्लीफाई किया है, तो आई होप कि आपको ये जो है ना वो ज़्यादा आसान लगेगा मेरे इसमें स्लाइड्स के। इट इज द क्वालिटी सिस्टम कंसर्न विद तो बेसिकली क्वालिटी सिस्टम एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसी के साथ कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड कंडीशन अंडर विच नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है जैसे यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं, उसके अलावा नॉन क्लिनिकल यानी कि होना है। क्लिनिकल से मुराद ये कि जो मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से रिलेटेड है वो नहीं, उनके अलावा चीजें हैं, ठीक है। स्टडीज आर प्लान परफॉर्म मॉनिटर रिकॉर्डेड अचीव एंड रिकॉर्डेड। सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर परफॉर्म करते हो, फिर इसको मॉनिटर करते हो। कोई भी काम करना पहले पहले प्लान करोगे, फिर इसको कर लोगे, करने के बाद उसको मॉनिटर करोगे कि हाउ द वर्क इज गोइंग, और उस मॉनिटर किए हुए वैल्यूज को आप रिकॉर्ड करोगे। अच्छा यार, ये फर्ज कर लो आप कोई स्टडी करना चाह रहे हो कि हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना चाह रहे हो, तो पहले आपने प्लान किया, फिर आपने परफॉर्म किया, हीमोग्लोबिन के टेस्ट किए, उसके बाद मॉनिटर किया, मॉनिटर करते हुए देखा कि आपने मॉनिटर करना, जाहिर सी बात है उसके लिए यही है कि आप चेकआउट कर रहे हो कि मॉनिटरिंग कैसे की यार, आपने क्या क्या चीज़ें आपने मेजर की हैं और क्या रिकॉर्ड आया, ओवरऑल स्टेटस क्या था, फर्ज कर ले पॉपुलेशन का एचपी लेवल डाउन था या अप था, जो भी था, ठीक है। ऑफ स्टडी, अच्छा उसके बाद रिकॉर्ड करते हो डाटा को, अर्चीव। अर्चीव का मतलब है कि उसको सेव करते हो, उसको पूरा एक जो है ना बंडल पाइल अप करते हो, एंड देन उसकी रिपोर्ट बनाते हो कि इस जो मेरी एक रिपोर्ट है, ये मेरी स्टडी है, उसके रिजल्ट्स क्या है, सही है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने एज इट इज टेबल की फॉर्म में यहाँ पे एड अप कर दी हैं। तो हमारे पास पहला है जीएलपी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, सेट ऑफ रूल टू इंश्योर दैट जनरेटेड डाटा बाय लेबोरेटरी सपोर्ट द कंक्लूजन। वो कहता है कि ये वो रूल्स हैं, वो जनरेटेड रूल्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो भी आपका जनरेटेड डाटा आया है वो कंक्लूजन, यानी कि एक आपका जो जनरेटेड डाटा है, ये जो भी आपने ड्यूरिंग द लैब आपने जितना भी काम किया उसके रिजल्ट्स आए होंगे। किसी का एचपी लेवल 10 आया, किसी का 11 आया, किसी का 12 आया, ठीक है। या 40 का 12 आया, और 20 का जो है वो 10 आया, और 30 का जो है वो या 40 इधर 30 का जो 11 है। तो आपने अब एट द एंड कंक्लूजन क्या दिया कि ज्यादातर लोगों का 40% लोगों का जो है वो एचबी लेवल था वो क्या था, 40 जो है ना 12 था या 11 था। तो ये आपकी कंक्लूजन थी, लेकिन इस कंक्लूजन को बैक डाटा जितना भी अपने 100 बंदों का डाटा लिया उसके मैच करना चाहिए। तो अगर ये मैच करता है तो इसका मतलब ये है कि ये जीएलपी यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर आता है। टेस्ट फैसिलिटी, अगर कुछ डेफिनेशन है। टेस्ट फैसिलिटी, फैसिलिटी से मुराद ये है कि वो जगह जहां पर आप काम कर रहे हो, अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जैसे हमारा निपसेट है ना, तो निपसेट के अंदर जो लैब है वह उस लैब को आप क्या कहते हो, फैसिलिटी, ठीक है। टेस्ट फैसिलिटी, ऑपरेशनल यूनिट होता है, प्रेमिसेस, पर्सन रिक्वायर्ड फॉर नॉन क्लिनिकल एंड एनवायरमेंट सेफ्टी स्टडी। तो एक तो आप फैसिलिटी से क्या मुराद है, एक वो जगह जहां पे आपने काम करना है, यूनिट से मुराद है वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट या स्पेसिफिक चीज जो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। प्रेमिसेस कहते हैं उस बिल्डिंग को जहां पे आपने काम करना है, पर्सन्स जो कि उस काम के जो एक्सपर्ट्स हों, ठीक है। टेस्ट साइट, ये वो खास लोकेशन है या मल्टीपल फेजेस ऑफ स्टडी जहां पर एक या मल्टीपल फेजेस ऑफ स्टडीज आर कंडक्टेड। अब इसके अंदर सिर्फ लैब नहीं आएगी, इसके अंदर आप हो सकता है आपको पॉपुलेशन में जाना पड़े, आप गांव के लेवल तक जा सकते हो, आप सिटी में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल का चेक करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से जो लोकेशन साइट्स हैं वो डिफरेंट होंगी ना, तो उसको आप कहते हो टेस्ट साइट। उसके बाद आ जाता है टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये द पर्सन विद अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म टेस्ट फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू जीएलपी प्रिंसिपल। मैनेजमेंट, ये वो वर्क वाला मैनेजमेंट नहीं है कि वो कहते हैं कि मैनेजमेंट करनी चाहिए। ये है मैनेजमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट बड़ी खराब है, ठीक है। तो वो पर्सन, वो बंदा या वो टीम जो कि एक पूरी टेस्ट फैसिलिटी जितनी भी लेबोरेटरी है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की हमारे डिपार्टमेंट की मीट लेबोरेटरी है, उसको जो मैनेज करेगी, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होंगे, वो टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट कराएगी। उसके बाद आ जाता है टेस्ट साइट मैनेजमेंट। ये वो बंदा है जो कि जहां जहां स्टडी होनी है वहां पे जीएलपी के प्रिंसिपल्स को इंश्योर करवाएगा। लाइक अगर लेबोरेटरी में आपने काम करना वहां तो आप प्रॉपर बेसिक स्टडी कर रहे हो। अगर आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है वो एक गांव में जाना पड़ता है, तो वो आपकी क्या है, टेस्ट साइट है, ठीक है।
उसके ऊपर जो प्रॉपर मैनेजमेंट के वहां पर जो भी वर्किंग हो रही है वो सारी की सारी जीएलपी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो, उसके जो मैनेजमेंट करेगा, उसको जो लुक आउट आफ्टर करेगा, वो कहलाएगा टेस्ट साइट मैनेजमेंट। स्पॉन्सर होता है जो कि तमाम की तमाम स्टडी को जो है वो फंड करता है। इसके अंदर बड़ी सारी फंडिंग एजेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। HEC फंड दे देती है कई बार, तो वो भी एक स्पॉन्सर है। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बने हुए हैं जो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स को जो है वो स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, पैसे देते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा कई फैक्ट्रियों वाले इन प्रोजेक्ट्स को जो है स्पॉन्सर कर देते हैं जो उनके इंटरेस्ट का हो, ठीक है। स्टडी डायरेक्टर, ओवरऑल इंचार्ज ऑफ स्टडी, ये ओवरऑल इंचार्ज हो गए, यानी कि सबसे ऊपर कौन आ गया, स्टडी डायरेक्टर। उसके अंडर दो लोग आ गए, टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट वो एक सेक्टर का बंदा आ गया, और टेस्ट साइट मैनेजमेंट ये दूसरे सेक्टर का बंदा आ गया। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, ये वो बंदा होता है जो स्टडी डायरेक्टर का बेनिफिशियरी होता है। मतलब जबकि अब आगे मल्टी साइट अगर स्टडी है, ठीक है, तो हर जगह तो स्टडी डायरेक्टर नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए वो कहीं कहीं पे क्या करेगा, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जैसे ना हमारा कोऑर्डिनेटर होता होता था, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो प्रिंसिपल की जगह पे दूसरी जगह पे जाके मैनेज करता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ स्टडी प्लान के, वही हमने प्लान किया, अमेंडमेंट जितनी भी चेंजेस आएंगी उन्हें, फाइनल रिपोर्ट अप्रूवल एंड इंश्योरिंग जीएलपी प्रिंसिपल, यही सारे काम जो स्टडी डायरेक्टर के भी हैं। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो कि स्टडी डायरेक्टर की जगह एक निगरान समझ लो वो होता है, वो भी यही काम करता है। रॉ डाटा, रॉ डाटा क्या होता है कि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, आप एक गांव में गए, गए और वहां से आपने जाके लोगों का जो है ना HB लेवल टेस्ट करना शुरू किया। तो अब आप वो नोट करते जा रहे हो, जी कामरान का HB लेवल 11, हामिद का HB लेवल 12, ठीक है, इसका 11, इसका 12, जो आपका रफ डाटा है, ओरिजिनल डाटा है लेकिन रफ है, वो सारा का सारा डाटा आपका रॉ डाटा होता है। रॉ कहते हैं मतलब जो अभी खाम माल होता है, जो अभी प्रिपेयर होना है, जिसको अभी रीअरेंज करना है। उसके अलावा इसमें अब क्या क्या आ सकता है, फोटोज, पिक्चर, अच्छा टेस्ट फैसिलिटी भी है इसके अंदर, और टेस्ट साइट, दोनों जगह से आप जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हो वो भी। अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो लैब में जो भी आपका डाटा साथ साथ आप नोट करते जा रहे हो कि इतने पॉइंट पे आके ये वैल्यू चेंज हुई, इतने पॉइंट पे आके कलर चेंज हुआ, तो वो सारी चीजें आप, उसको रॉ डाटा होता है। फोटोज हो सकती हैं, माइक्रो फिल्म, बड़ी फिल्म होती है, माइक्रो फिच, कॉपीज, कोई आप कॉपीज जिस तरह करवाते हो, कोई भी डाटा आपको मिलता है पुराना, कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिलता है, उसकी कॉपीज करवा लेते हो। कंप्यूटर रीडेबल डाटा, कोई यूएसबी की फॉर्म में, हार्ड ड्राइव की फॉर्म में, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डेड डाटा, एनी फॉर्म ऑफ सिक्योर स्टोर्ड डाटा, कोई स्टोर्ड हो, सिक्योर हो, वो आपका रॉ डाटा होता है। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई भी पिक्चर ली है आपने एट द साइट, आपने वहां से कोई भी डाटा कलेक्ट किया, वो रॉ डाटा है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, अ सिस्टम कंटेनिंग अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टडी टू एश्योर जीएलपी कंप्लायंस बाय फैसिलिटी मैनेजमेंट। यानी कि अब ये हमारा कौन आ गया, चौथा इदारा आ गया। सबसे ऊपर था स्टडी डायरेक्टर, उसके अंडर दो लोग, उसके अंडर आ गया प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, सबसे ऊपर स्टडी डायरेक्टर, उसके अंडर कौन आ गया, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से नीचे दो लोग आ गए, एक टेस्ट साइट मैनेजमेंट आ गई, एक टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट आ गई, ठीक है। और एक अब उससे इस पूरे एक जो एक जाल बिछा हुआ है, इसके इसके साइड पे एक बंदा होता है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। यानी कि ये वो बंदा होगा, ये वो सिस्टम होगा जो कि स्टडी का पार्ट नहीं है, स्टडी को किसी तरह अफेक्ट नहीं कर सकता, और इसका स्टडी में किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है, और ये इंश्योर करवाता है जीएलपीज को और तमाम के तमाम रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद आ गया टेस्ट सिस्टम, किसी भी किस्म का बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल सिस्टम और कॉम्बिनेशन यूज इन स्टडी को, जो भी आप सिस्टम इस्तेमाल करते हो, बायोलॉजिकल से मुराद है जैसे आप चूहों वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हो, केमिकल से मुराद है आपको केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो, फिजिकल के अंदर कोई मशीनरी इस्तेमाल करते हो, तो वो सारा का सारा सिस्टम जो इस्तेमाल करते हो, जो चीजें इस्तेमाल करते हो, जो टूल्स इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हो, वो टेस्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं। स्टडी प्लान, स्टडी प्लान वो चीज होती है जिससे आप अपने जाहिर करते हैं कि मैं ये स्टडी करना क्यों चाहता हूँ, कैसे करूंगा, और इसके अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगे वो भी आप स्टडी प्लान में करते हो कि आगे जैसे ड्यूरिंग द स्टडी आपको पता लगता है यार आगे इस तरह नहीं हो सकता, आपको कुछ यू नीड सम चेंजेस, तो आप स्टडी प्लान के अंदर शुरू से चेंजेस करोगे, एंड देन यू विल सी। प्लान बेसिकली इस तरह होता है कि एक लेआउट होता है आपके पास पहले से कि हाउ आई विल डू द वर्क, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने अचीव क्या करना है, और मैं ये अचीव करूंगा कैसे। तो उसके अंदर आप कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ डिफेक्ट आ सकता है, तो आप वहां पे चेंज कर सकते हो उस पॉइंट के, क्योंकि एक ड्रॉ चीज होती है। स्टडी प्लान डेविएशन, कोई भी डिपार्चर फ्रॉम स्टडी प्लान आफ्टर इनिशिएशन, शुरू होने के बाद आप देखते, आपको लगता है कि यार नहीं इस तरह अगर हम चलते हैं तो नहीं, जिस तरह आप अपना एक रिसर्च करने हैं और स्टार्ट कर चुके हैं, देन यू थिंक यार इस तरह अगर करूंगा तो ये सही नहीं जाएगी, या आपको पहले से एक सिग्नल जो है उस हिसाब से आप पहला स्टेप ही जो आप करते हो, या पहला चौथा पांचवा स्टेप करते हो, एंड यू थिंक यार ये तो हमारे इंटेंडेड पर्पस की तरफ जा ही नहीं रहा, और उससे आप मेन पर्पस से डेविएट हो जाते हो, अपने
पूरे स्टडी प्लान को चेंज कर लेते हो या उसमें अमेंडमेंट कर लेते हो तो वो क्या कहलाती है, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान डेविएशन। और जो भी चेंज होगी उसको आप अमेंडमेंट कह दोगे, यानी आपका उससे साइड हो जाना, मुड़ जाना डेविएशन है, और उसके अंदर जो चेंज है वो स्टडी प्लान अमेंडमेंट है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म स्टडी, शॉर्ट ड्यूरेशन विद रूटीन टेक्निक। कोई शॉर्ट टर्म स्टडी है जैसे उसका टाइम थोड़ा होगा और उसके अंदर जो है वो जितनी भी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी वो लोकल होगी, जर्नल होगी, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होंगी। या इस तरह नहीं होगा कि बहुत इंटरनेशनल लेवल की आप टेक्निक ढूंढते फिरो कि जिनके अंदर जब वो दो दो महीने ही लग जाए आपको सिर्फ टेक्निक समझने में, समझाने में और उसको करने में। शॉर्ट रूटीन की टेक्निक जो हर बंदे के आम ग्रिप में होते हैं, जिसमें लोकल आपका बंदा जो एक्सपर्टीज है या आप खुद एक्सपर्ट हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन है। मास्टर स्केड्यूल, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपकी टेस्ट फैसिलिटी के अंदर आपने काम करना है। आपकी अभी पूरी टीम बनी हुई है टेस्ट फैसिलिटी के अंदर, आप हैं, कोई रिसर्चर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई क्या काम करेगा, कोई केमिकल्स का जो है वो किसी के पास होगा, तो उस पूरे को बना के रखना कि इसका ये काम है, उसका ये काम है, इन हम सबका ये काम है, वो कहते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल कहते हैं जिस तरह प्लान को, दिन में क्या क्या करना है। तो मास्टर स्केड्यूल क्या होता है कि जिसके अंदर सारा लिखा हुआ है कौन क्या काम करेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज, आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा। ये डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर होते हैं जो कि बताता है कि कैसे आपने टेस्ट करना है, और दैट इज नॉट स्पेसिफाइड इन स्टडी प्लान और टेस्ट गाइडलाइन। मतलब अगर आप, मतलब पहली कोशिश तो ये है कि आप टेस्ट प्लान या जो स्टडी प्लान बनाते हो या अपने टेस्ट की कोई गाइडलाइंस लिखते हो पहले से, स्टडी प्लान जाहिर सी बात है काम करने से पहले बनाना होता है, तो उसके अंदर अगर आप कोई चीज मिस कर देते हो या आप कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताते तो उसको फिर अलग से एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है, जिन्हें आप कहते हो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आ जाता है इतने टेम्परेचर पे काम किया जाएगा, इतने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाएगा, इतने प्रेशर पे काम होगा, इतने दिनों के लिए काम होगा, तो दे ऑल आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एनी मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम अ टेस्ट सिस्टम फॉर एग्जामिनेशन एनालिसिस और रिटेंशन। आप स्पेसिमेन क्या होता है, स्पेसिमेन कहते हैं सैंपल को। आप टेस्ट कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपकी 2 महीने की रिसर्च है, तो आप ड्यूरिंग द रिसर्च या ड्यूरिंग द वर्क आप उसमें से कोई चीज निकालते हो जस्ट टू चेक आउट इज द वर्क गोइंग वेल और नॉट। जिस तरह अगर आप, अक्सर क्या होता है कि वो फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं या बिस्किट्स बन रहे होते हैं, तो वो थोड़ी 10 15 20 बिस्किट के बाद एक बिस्किट उठा लेते हैं कि चेक करने के लिए कि क्या ये ठीक है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये चीजें मैं करवा चुका हूँ, ये पढ़ लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं की रिक्वायरमेंट बता रहा था। की रिक्वायरमेंट जो है वो कहते हैं कि मैनेजमेंट से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, फैसिलिटीज से रिलेटेड। मैनेजमेंट से रिलेटेड ये है कि जितने भी यूनिट्स हैं उसकी मैनेजमेंट जो है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। स्पॉन्सर की मैनेजमेंट, स्टडी रिलेटेड मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट जो कि थर्ड पार्टी होती है और ओवरऑल स्टडी को चेक कर रही होती है, वो उसकी मैनेजमेंट। ठीक है। ऑल रूटीन वर्क शुड फॉलो रिटन स्टैंडर्ड, जितने भी काम होने हैं डेली लैब के अंदर वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होने चाहिए। पर्सनल से रिलेटेड की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जितने भी पर्सनल है वो एटलीस्ट वो ट्रेंड होने चाहिए या एटलीस्ट क्वालिफाइड होने चाहिए। क्वालिफाइड से मुराद है कि वो डिग्री होल्डर, जिस तरह आप एचएनडी के डिग्री होल्डर हैं तो यू आर क्वालिफाइड टू वर्क, लेकिन आप ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेनिंग इज isn't that much necessary। आपको, आप ड्यूरिंग द वर्क भी सीख सकते हो। उसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो वेयर आउट करने चाहिए, यानी कि गॉगल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीजें उन सारों को वेयर अप करना चाहिए, और खाना पीना जो है वो अलाउड नहीं है। थर्ड जो पार्ट है वो फैसिलिटीज से रिलेटेड है, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले 2 पॉइंट, पर्सनल से रिलेटेड अगले 3 पॉइंट, एंड नाउ फैसिलिटीज। फैसिलिटी पहला पॉइंट कहता है कि इतनी बड़ी एटलीस्ट होनी चाहिए फैसिलिटी कि वहां पर जो है क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हो। इंटेग्रिटी, जो एक स्टडी है आपकी वो प्योर हो, उसके अंदर कोई भी चांसेस ना होकर क्रॉस कंटेमिनेशन के। छोटी जगह होगी, एक तो आने जाने वाला कोई कोई ना कोई बंदा, उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो सकती है, और दूसरा ये कि मल्टीपल स्टडीज चल रही होंगी तो एक ही चीज दूसरे में, एक का सैंपल दूसरे में जो है वो मिक्सअप हो सकता है, तो इसलिए वो एक अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगी। एंट्रेंस एंड एग्जिट फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, जहां से आपने इंटर होना है या मटेरियल लेके आना जहां और एग्जिट करना, वो उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सामान होता है तो यू माइट गेट लाइक स्टक, और आप गिर सकते हैं, तो इस वजह से जो है वो फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए। वर्क सरफेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, जहां भी काम करना है लैब की जितनी भी शेल्व्स हैं वो सारी की सारी साफ होनी चाहिए। लैब बेंचेस भी मस्ट बी क्लीन, और बेंचेस शेल्व्स ये सारी क्लीन होनी चाहिए। एंट्रेंस वगैरह जो वो फ्री होनी चाहिए, और क्रॉस कंटामिनेशन किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हमने एडिकेट फैसिलिटीज कर लिया। अगला पॉइंट था हमारा इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ये तमाम के तमाम जितने भी इंस्ट्रूमेंट है कैलिब्रेटेड, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। एंड कंट्रोल सब्जेक्ट शुड बी ऑफ हायर क्वालिटी,
और जितने भी कंट्रोल सब्जेक्ट हैं या जो भी आप इन शॉर्ट आपने जो सैंपल लेना है, या कंट्रोल सब्जेक्ट होता है जिनसे आप कंपेयर करते हो, ठीक है, जिनसे आप अपनी चीज को कंपेयर करते हो। जैसे आप चेक करना चाहते हो कि कंपेयर कंट्रोल ऑफ सब्जेक्ट्स वो चीज होती है जिसको जिसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करते, ठीक है। अगर आप ये इफेक्ट चेक करना चाहते हो कि चिया सीड्स का डायबिटीज पे क्या इफेक्ट आता है, तो आप क्या करते हो, डायबिटिक्स लेते हो, उनमें 10 डायबिटिक्स लिए, 5 को कुछ नहीं करोगे, 5 को चिया सीड दोगे। अब जिनको आपने कुछ नहीं किया, उनकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, दैट इज नोन एज कंट्रोल सब्जेक्ट्स। तो वो हायर क्वालिटी के होने चाहिए, ये ना हो कि उनके अंदर 4 और बीमारियां और आप उसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। ग्लासवेयर फ्री फ्रॉम क्रैक ब्रेक और चिप, जितना ग्लासवेयर इस्तेमाल करना चाहिए उसके अंदर क्रैक नहीं हो, टूटे ना हो वो, ठीक है। ब्रोकन ग्लास कंटेनर ऑलवेज अवेलेबल एंड इन यूज, ठीक है। और ये जिसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। डू नॉट यूज हुड फॉर स्टोरेज। हुड्स क्या होती हैं, हुड्स जो है वो इस तरह समझ लें कि आप आपकी शेल्फ्स बनी होती है ना, शेल्फ्स, उन्हें भी कहते हैं हुड्स। बेसिकली होता ही है कि जो शेल्फ होती हैं उसके ऊपर ना एग्जॉस्ट टाइप चीजें लगी होती हैं, ठीक है, जो कि वहां पर एक स्पेसिफिक एरिया उसके ऊपर ऊपर बिल्कुल शेल्फ, कभी देखो आप अपने सामने इमेजिन करो कि आपके सामने शेल्फ है और शेल्फ के ऊपर जो है वो एक एग्जॉस्ट लगा है जो कि लंबी चिमनी टाइप है जो बाहर निकाल रहा है, उस एरिया को हुड कहते हैं। तो वहां पर काम करना होता है उस एरिया में जहाँ पर लाइट फुल होती है, तो वहां अगर आप केमिकल स्टोर कर देंगे तो उसकी वजह ये होगी कि वहां काम करना, तो एक तो कंटेमिनेशन के चांसेस, दूसरा ये कि जगह कम, और तीसरा ये कि वो हाथ बच के गिर जाएगा, कोई ना कोई जो है वो नया पंगा पड़ जाएगा। इसलिए जितने भी केमिकल्स हैं उनको उनकी शेल्फ में स्टोर करें, हुड के अंदर जो है उनको स्टोर ना करें। उसके बाद हैवी ऑब्जेक्ट कन्फाइंड टू लोअर शेल्फ, और जितनी भी भारी चीजें उनको लोअर साइड पे रखें, हल्की चीजों को अपर साइड पे रख सकते हैं। रिकॉर्ड रिटेंशन ऑफ रॉ एंड अदर डाटा शुड बी डन टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। आप जितना भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज आपने जहां से उठाई है, जहां रखी है, जितने इस्तेमाल किया, उसको लिखें, लिख के रखें, ठीक है। जब आप लिख के रखते हैं तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि उसके अंदर किसी किस्म के एरर नहीं आ सकते। आप रिकॉर्ड दे सकते हैं कि ये चीजें मैंने इस्तेमाल की थी, इस तरह की थी, और ये इसके अंदर चीजें आ गई थी। जीएलपी इज नीडेड फॉर, किस लिए जीएलपी चाहिए? नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, जैसे अद्वियात बनानी है तो उसके लिए नॉन क्लिनिकल, इंसानों पे नहीं है इसका चेकआउट होता। इसका पहले चेक होता है लैब के अंदर, आप चूहों पे रिसर्च कर ली या जानवरों पे कर ली, तो दैट इज नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडी, उसको आप चेक करते हो। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड डेवलपमेंट, कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए, टॉक्सिक केमिकल बनाने के लिए, फूड कंट्रोल, फूड एडिटिव, आपने फिफ्थ सेमेस्टर में आगे इसकी प्रॉपर डिटेल पढ़ोगे। ये वो चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, जैसे कलर ऐड हो गया, फूड कलर्स होते हैं डिफरेंट खाने वगैरह के अंदर डाले, तो दे आर टर्म्ड एज फूड एडिटिव, जो कि क्वालिटी एनहेंसमेंट के चक्कर की वजह से जो है वो फूड के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। वो बनाने के लिए जीएलपी रिक्वायर्ड है। टेस्ट फॉर सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव हैजर्ड्स, और ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर चांसेस हैं कि उनमें धमाका हो सकता है, उन तमाम के तमाम में आप जीएलपी फॉलो करोगे। हाँ, जीएलपी कहाँ आप फॉलो नहीं करोगे, मतलब उनके लिए जरूरत नहीं है, कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो लाजिम नहीं है। बेसिक रिसर्च, कोई जर्नल रिसर्च हो रही है, ठीक है, टू डेवलप न्यू एनालिटिकल मेथड, कोई नया मेथड डेवलप करना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर आप कोई चीज किसी पे अप्लाई नहीं कर रहे, यू आर जस्ट स्टडिंग एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक फाइंड समथिंग न्यू एनालिटिकल मेथड, कि आप उसके अंदर किस तरह मैंने डाटा एनालिसिस करना है, तो उसके अंदर जीएलपी की जरूरत नहीं है। आपको मैथमेटिकल काम या इस तरह आपने एनालिसिस करना है, आपने चेक आउट करना है, तो यू डोंट नीड टू फॉलो प्रॉपर जीएलपी इन दैट। टू डिराइव स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्केटेड फूड प्रोडक्ट, जैसे आप अगर एक सिंपल है कि आप फूड प्रोडक्ट है या कोई ऐसी चीज है, आप मार्केट से चीज लेके आते हो फूड प्रोडक्ट, और आपने वहां से ये कपड़े में डाल दो, आपने वहां पे किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर आपने चेक करना है कि यार इसके अंदर क्या क्या है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, जितनी भी मार्केट एक चीज आ रही है, जैसे दूध का एक डिब्बा आ रहा है, आप उसको चेक करना चाहते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, या इसके अंदर क्या कंटेंट इसके क्या है, इसके अंदर इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको जीएलपी फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों के लिए जीएलपी की जरूरत नहीं है, आप ना भी फॉलो करें तो इट्स क्वाइट ओके। अब पेस्टिसाइड के अंदर टॉक्सिक केमिकल हो गए, फूड कंट्रोल हो गया, एक्सप्लोसिव एनर्जी, ये चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं, इश्यूज कॉज हो सकते हैं, तो इसलिए इन चीजों को जो है वो इन चीजों के अंदर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन से थे जो पीपीई ऊपर लिखे हुए थे, आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लास वेयर होती हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है, ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, ठीक है, ये ओपन नहीं होने चाहिए। Hazard communication. Primary and secondary container are labeled with identity of material expiration date and hazard warning. जितने भी कंटेनर है, जितने भी मटेरियल है, उन्हें स्टोर किया जाता है एंड उनके ऊपर प्रॉपर लेबल लगाया जाता है कि ये कौन सा मटेरियल है, कब एक्सपायर होगा और इसके अंदर हैजर्ड क्या है।
अगर कोई एक्सप्लोसिव है उसके ऊपर एक्सप्लोसिव लिखा जाता है, कोई बर्निंग है उसके ऊपर बर्निंग लिखा जाता है, कोई जो है वो बायो हैजर्ड है उसके ऊपर बायो हैजर्ड लिखा जाता है। साइन ऑन स्टोरेज एरिया कंसिस्टेंट विद हैजर्ड, और जहां भी स्टोरेज एरिया, जहां आपने जो चीज ऐड की है, जो चीज रखी है, वहां पे आप लिखते हो कि ये बायो हैजर्ड है। ये बायो हैजर्ड से मुराद है कि जो चीज लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और जो इन्फेक्शन बीमारियां कॉज कर सकती है, फ्लेमेबल जो आग पकड़ सकती है, तो उनके साथ जो है वो लिखा होना चाहिए। तो हैजर्ड कम्युनिकेशन क्या है कि जितनी चीजें आपने वहां पर दी हैं या उन्हें प्रोवाइड की हैं, जितने भी केमिकल्स वहां पे पड़े हैं, जितने भी इक्विपमेंट पड़े हैं, उन सारों के ऊपर उसके मुतालिक जितने खतरात हैं वो मेंशन होने चाहिए। केमिकल स्टोरेज, लैब कार्ड हैव साइड रेल, सेफ्टी कैरियर मस्ट बी यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑल केमिकल। लैब कार्ड हैव साइड रेल्स होती हैं, मस्ट हैव साइड रेल। अब लैब कार्ड से मुराद है वो जो दराज होते हैं ना, उनके नीचे कहते हैं रेल्स लगी होनी चाहिए। रेल्स जो होती हैं वो होती हैं जो कि इजीली दराज को बाहर आने में हेल्पफुल करती हैं, वरना हमारे एग्रीकल्चर के दराज देखो वो ढम करके बाहर आते हैं। अब ढम करके अंदर दो केमिकल पड़े हुए हैं, तो तीसरा जब वो आपस में टकराएंगे, कोई टूट गया धमाका, और आप भी खत्म, आपके साथ केमिकल लैब सारा कुछ उड़ उड़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो है उन चीजों को जो है वो प्रॉपर, उनकी जो जितनी भी दराजें हैं उनके नीचे रेल्स लगी होनी चाहिए प्रॉपर, दे शुड बी स्टोर्ड। सेफ्टी कैरियर, कैरियर आपने टेस्ट ट्यूब होल्डर देखे होंगे। सेफ्टी कैरियर होते हैं कि जो प्रॉपर होल्डर्स होते हैं, और उनके जरिए जो है वो तमाम के तमाम केमिकल्स जो है वो लेके जाने चाहिए। ये नहीं कि हाथ में कांच की बोतल उठाई एंड यू आर लाइक वॉन्डरिंग इन द होल लैब। क्रूसिव एंड फ्लेमेबल मस्ट बी स्टोर बिलो आई लेवल, जितने भी चीजें जो क्रूसिव में जलाने वाली हैं या यानी कि स्किन को जला सकती हैं, फ्लेमेबल या आग पकड़ सकती हैं, उन्हें आंख के लेवल से डाउन रखना चाहिए। ठीक है, मतलब वो नीचे नीचे लेवल पे स्टोर होने चाहिए, आई लेवल के, एक बंदे के आई लेवल के बराबर वो स्टोर ना हो। इनकैपेटेबल मटेरियल मस्ट बी सेग्रीगेटेड, और ऐसी चीजें जितनी खराब हो चुकी हैं, जो प्रॉपर नहीं है, जो सही वर्क नहीं कर रही, उन सारी चीजों को, उन सारे केमिकल्स को जो है वो अलग कर देने चाहिए। अनयूज एंड आउटडेटेड मटेरियल मस्ट बी डिस्पोजल प्रॉपरली, और इनकी प्रॉपर डिस्पोजल होनी चाहिए। ये नहीं नाली में फेंक दिया और अगले आगे से जो है वो नाली में कोई बैठा हुआ और वो जल गया। एंड यू नो वेरी वेल कि नाली में कौन बैठता है। कंपो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, बहुत सारे गैस के सिलेंडर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर कोई एम्प्टी है उसके ऊपर लिखें एम्प्टी, चेक होसिस, होसिस कहते हैं वो जो ट्यूबिंग एंड रेगुलेटर डेली, जितनी भी चीजें हैं जहाँ से गैस, मतलब वॉल्व कह रहे हैं, इन शॉर्ट वॉल है, होसिस कहते हैं वो जो वॉल लगा होता है गैस का, उन सारी चीजों को चेक करें। गैस सिलेंडर लेबल विद देयर कंटेंट, जिस सिलेंडर में जोन सी गैस है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जोन सी भी है, उसको आप प्रॉपरली लेबल करके रखें। सिलेंडर कैप मस्ट बी इन प्लेस व्हेन सिलेंडर आर नॉट इन यूज और ट्रांसपोर्टेड, जब सिलेंडर जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके ऊपर कैप लगा के उसको प्रॉपर सील आउट करके देन आपने लेके जाना है। गैस सिलेंडर मस्ट बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, इसको प्रॉपर सिक्योर करना चाहिए, बाहर नहीं पड़ा हो, आग के पास ना पड़ा हो। ठीक है, और फटने के इसके चांसेस होते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर करना चाहिए। वेस्ट डिस्पोजल, डू नॉट अलाउ वेस्ट टू अक्यूमुलेट ऑन फ्लोर इन कॉर्नर और ऑन शेल्फ, जितना भी कचरा वगैरह है वो वहां पे नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल वेस्ट है जो कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं या जिससे कोई भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं, उनका प्रॉपरली जो है वो मैनेज करना चाहिए। फॉर ओल्ड केमिकल लेबल देम विद कंटेंट एंड अमाउंट प्रेजेंट, डोंट मेंशन डेट, लीव फॉर पिकअप। यानी कि वो कहते हैं कि आपने जितने भी पुराने केमिकल हैं जो खराब हो चुके हैं उसको लेबल करें कि इसके अंदर है क्या और कितनी अमाउंट है, और देन उसको छोड़ दें बाहर, ताकि वो बाहर के मुल्कों में इस तरह होता है वो प्रॉपर केमिकल रिमूवल और ये केमिकल मैनेजमेंट वाले जो होते हैं वो उसको प्रॉपर उसको मैनेज करते हैं। यूज अप्रूव्ड कंटेनर फॉर ईच वेस्ट स्ट्रीम, अप्रूव कंटेनर होते हैं, आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि लिखा होता है कि ये पीले रंग की बाल्टी है जो इस तरह के कूड़े के लिए है, इस तरह के कचरे के लिए है, लाल रंग की बाल्टी इस तरह के कचरे के लिए, तो प्रॉपर होने चाहिए। लेबल ऑल कंटेनर विद अप्रूव्ड लेबल्स, डू नॉट ड्रेन डिस्पोज ऑफ लिक्विड वेस्ट, और जो डिस्पोज ऑफ लिक्विड वेस्ट है उसको ड्रेन ना करें। ड्रेन से मतलब उसको नाली में ना फेंके, कि अगर आप कोई लिक्विड वेस्ट है, कोई पानी है या कोई केमिकल आ गया, कोई केमिकल मिला पानी को, आपने चार बर्तन धोए थे, तो उसको एज इट इज ड्रेन ना कर दें। ठीक है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या उसको प्रॉपर रिमूवल होना चाहिए। इमरजेंसी इवैक्यूएशन, एक फायर अलार्म होना चाहिए, उसके अलावा प्रॉपर एक एग्जिट रूट होना चाहिए, और अगर किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाता है, कोई चीज टूट जाती है या कोई अनसेफ कंडीशन आती है, तो उसके मुतालिक अपने फौरन तौर पे अपने सुपरवाइजर को आगाह किया जाना चाहिए। वाई जीएलपी आर इंपॉर्टेंट, जीएलपी क्यों इंपॉर्टेंट है? स्मूथ ऑपरेशन एंड सपोर्ट अमंग टीम, जब आप जीएलपी को फॉलो करते हैं तो ऑपरेशन स्मूथ होता है बिकॉज यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स, और टीम वर्किंग जो है वो एबल हो जाती है, टीम वर्किंग जो है वो प्रॉपर मैनेज हो जाती है, क्योंकि हर बंदा जब रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। लोअर स्ट्रेस इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है जब आप जीएलपी को फॉलो करेंगे चीजें टूटेंगी नहीं, चीजें नुकसान में नहीं जाएंगी, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। जितना डाटा आप गेट गेट करेंगे, जितना डाटा आप ऑब्टेन करेंगे, सारा का सारा हाई क्वालिटी होगा, और इस तरह आप अपनी लाइफ आफ्टर स्कूल यानी कि यूनिवर्सिटी की लाइफ के बाद भी आप एक प्रोफेशनल वे में अपना काम कर सकते हैं, व्हेन यू विल गो इन काइंड ऑफ
प्रोफेशनल लेबोरेटरी ऑन समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? आगे हमारे पास आ गया लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर मीटिंग एंड हो भी जाती है तो जस्ट डोंट वरी, उसके आगे आप खुद कर सकते हो। वर्किंग विद अदर, अगर आप दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो बी कंसिडरेट, डोंट डिस्टर्ब अदर देयर एक्सपेरिमेंट एंड डाटा, आस्क बिफोर डिस्कनेक्टिंग गैस सिलेंडर। अगर किसी को तंग नहीं करें लेबोरेटरी के अंदर, अपना डाटा, उनके डाटा को ना छेड़ें, उनके एक्सपेरिमेंट में पंगे ना लें। अगर आप गैस सिलेंडर आपको लग रहा है कि यू वांट टू यूज दैट, तो डिस्कनेक्ट करने से पहले मेहरबानी फरमा के पूछ लें। ठीक है? ये ना हो गया अगले का एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, अगले ने चूहों को ऑक्सीजन दी और आप पीछे से गैस सिलेंडर बंद कर दें, उसके चूहे मर जाएं और वो रिसर्च में कह देगी कि मेरी रिसर्च कामयाब हो गई। डोंट थ्रो ट्रैश एंड ऑलवेज क्लीन द इक्विपमेंट, कचरा ना फैलाएं। ठीक है? अगर खुद कचरा है तो लेबोरेटरी से निकल जाएं, वॉश आउट द स्पेस थ्रू, अगर कोई चीज गिर गई है तो उसको फौरन से धो दें। डोंट स्टोर केमिकल इन फ्यूम हुड, फ्यूम हुड कौन से होते हैं? वही जो मैंने कहा कि जहाँ से जो है ना शेल्फ की सरफेस के साथ ना एग्जॉस्ट लगे होते हैं, तो वहां से फ्यूम्स उड़ते हैं। तो उन फ्यूम्स बेसिकली एग्जॉस्ट का काम ये होता है कि वहां से जो अंदर किसी किस्म की कोई गैस या इस तरह की चीजें जो है वो एग्जॉस्ट इकट्ठी ना हो। ठीक है? लेकिन अगर आपको केमिकल स्टोर करते हो तो कोई केमिकल वॉलेटाइल भी हो सकते हैं, या अंडर द प्रेशर ऑफ एयर वहां से उड़ सकते हैं, उनके वेपर्स उड़ सकते हैं और वो हवा में शामिल हो जाएंगे, या हवा में नहीं शामिल होंगे तो लेबोरेटरी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए उनको वहां स्टोर ना करें। रिफिल द लैब सप्लाई, जितनी भी लैब सप्लाईज है, सप्लाईज क्या होती हैं? वो चीजें जो लाइक गैस सिलेंडर है, कोई केमिकल्स कम पड़ रहे हैं, जिस तरह की जितनी भी चीजें उनको रिफिल करते रहें। लैब मेंटेनेंस के अंदर वैक्यूम पंप है, यूज नाइट्रोजन टू ट्रैप, चेंज ऑयल इफ गेट डार्क, चेंज ऑयल आफ्टर 3 मंथ। ये डिफरेंट चीज की चीजें लैब सप्लाईज हैं, रिप्लेनिश करते रहे, रीऑर्डर करते रहे। फ्यूम हुड को प्रॉपर चेक करें और उसके अंदर देखें कि उसके अंदर कोई भी लाइट वेट चीजें ना इस्तेमाल करें। ये ना हो कि टिश्यू पेपर से साफ करने लगे, जो टिश्यू पेपर उसी के फ्यूम हुड के अंदर से उड़ के जो आगे स्टक हो जाए, स्टक हो जाए, स्टक ऑफ नहीं। ग्रुप कंप्यूटर्स, बैकअप फाइल